जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, जब बात देश की संप्रभुता की हो, तो क्या विपक्ष को सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर चलना चाहिए या फिर सवाल उठाने का हक है? अगर हक है तो किस हद तक? ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े विदेश मंत्री के एक बयान को आधार बताकर विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान को सजग कर दिया, जिससे आतंकवादी समय रहते भाग गए। जब दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का डेलीगेशन बनाया गया, तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि उनकी पार्टी का कौन सा सांसद डेलीगेशन में जाएगा, वो सरकार क्यों चुनेगी? ये तो पार्टी का अधिकार है। ऐसे आरोपों की लंबी फहरिस्त है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा कि आखिर इन आरोपों में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। जब देश पर आंच आई तो भारत ने वही किया जो एक देश को करना चाहिए, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। लेकिन अब इन आतंकवादियों के खुले समर्थन के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करना जरूरी है। इसलिए सरकार ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन टीम बनाकर मिशन बेनकाब शुरू किया है। भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने का मिशन शुरू हो गया है। दुनिया को भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है और कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और पूरा दुनिया को भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी नीति को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए भारत का पक्ष रखने जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल पर देश में ही सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर मनमर्जी करने का आरोप लगाने के साथ साथ देश में चल रही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का भी सवाल उठा दिया है। हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। I said that they cannot decide the name. The party will decide the name. We are totally with the central government regarding external affairs policy and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. बात यहीं तक नहीं रुक रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी उनके कथित बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी निशाने पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है। पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। ये गुस्सा हम सबके दिलों में है। वो बातें राहुल जी पूछ रहे हैं, यही बातें पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार कह रही है उस पर उनको ज्यादा विश्वास है जो पाकिस्तान सरकार। हालांकि सभी राजनीतिक दल ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है और उसे ग्लोबल मंच पर एक्सपोज करना चाहिए। उन्हीं टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर जो काम किया है वो सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सेफर जगह बनाने की कोशिश की है। यही मैसेज हम अपना देश का लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से वो तमाम विषयों को लेके और विद प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। सवाल है कि आखिर मकसद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को उसके आतंकवाद को लेकर घेरने की नीति पर चलने और दुनिया भर में उसके आतंकी गतिविधि को सपोर्ट करने के लिए सजा दिलाने की है, तो फिर ऐसे सियासी बयानों से क्या फायदा होगा? अपने घर में सियासी घमासान छेड़ने से क्या लक्ष्य कमजोर नहीं होगा? दुश्मन क्या इसका फायदा उठाकर अपने नैरेटिव को बिल्ड नहीं करेंगे? आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश एकजुट था और अभी जब आतंक के खिलाफ उसी एकजुटता के साथ खड़ा रहना है तो दलगत राजनीति की दलदल में पार्टियां क्यों जा रही हैं? ऐसे में
दलहित के लिए कहीं देश हित की बलि तो नहीं चढ़ाई जा रही है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पे खास चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं निशांत रावल जी, और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी, और साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। चूंकि सवाल उठा रही है कांग्रेस, सवाल उठा रही है शिवसेना, विपक्षी पार्टियां, जवाब देना है भाजपा को, तो मैं सोचता हूं सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करूं कि आखिर सवाल क्या उठा रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों को लेकर आपके पास आऊं उससे पहले एक बेहद अहम जानकारी दे दूं कि जो संसदीय समिति की बैठक हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, वहां पे ऐसे तमाम मुद्दे उठे जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, दूसरे सांसद उठा रहे हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठे थे। उन सारे मुद्दों पर बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया गया विदेश सचिव की तरफ से, और इसका खुद पुष्टि की है जो संसदीय समिति के अध्यक्ष थे शशि थरूर जी। आइए सुनते पर उनकी बात, उसके बाद आप लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी गिन के 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था, और इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली है। ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और पूरे कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। तीनों पार्टियों के प्रवक्ता के पास जाऊं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना शशि थरूर जी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे तमाम सवालों से ऊपर उठ करके जिस तरीके से संसद की समिति में एक आम सहमति बनी कि विदेश सचिव के ऊपर जो भी आरोप लग रहे थे उन सारे आरोपों का खंडन किया जाए और विदेश सचिव के पक्ष में एकजुटता दिखाई जाए, ये कितना बड़ा जेस्चर आप मानते हैं? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष अगर सवाल वगैरह पूछ रहा है तो इसमें कोई बहुत ऐतराज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत की भी बात नहीं। विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और अक्सर होता क्या है कि सरकार के पक्ष में रहने वाले हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक और जो विरोध में हर फैसले को कुछ न कुछ नुस्ख निकालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हाल के वर्षों में कुछ बड़े फैसलों में अगर देखें तो मोदी सरकार का ये निर्णय कि हम सभी राजनीतिक दलों से, और मैंने वो 7 समूह देखे तो उसका जो चयन किया गया है वो बड़ा सुंदर है। सभी दलों का आप देखें, जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, किस तरह से लड़ते हैं, उसका भी प्रतिनिधि है। आम आदमी पार्टी का भी प्रतिनिधि है। कांग्रेस के प्रतिनिधि 4 सांसद तो उनके हैं ही हैं। एक डेलीगेशन को खुद शशि थरूर लीड कर रहे हैं और उनको तो करना ही चाहिए। जब वो इन्हीं मामलों पर जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष, तो उनको करना ही चाहिए। अब सवाल यह है कि जहां हम खड़े हैं यहां से आगे क्या सिर्फ एक जेस्चर शशि थरूर के से काम चलेगा? तो फिर मुझे ध्यान में आ जाते हैं जयराम रमेश जी, ध्यान में आ जाती हैं जो उनकी आईटी सेल की हेड है। अब ये लोग अभी उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं वो जरा देखिए। एक समय जब सवाल खड़े हो रहे थे क्या ट्रंप ने कह दिया, तो ट्रंप ने बाद में मुकर भी गए उससे, वो कहा कि नहीं हमने कोई रुकवाया थोड़ी ना, हमने मदद की। अब इस सब के बीच में अगर भारत सरकार एक प्रतिनिधि मंडल भेज रही है, और ये भारत सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि जब सरकार हम कहते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। मुझे लगता है ये एक बेहतर तरीका है, और पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको विदेश सचिव ने अगर ब्रीफ किया है तो ये एक ठीक तरीका है, ये होना ही चाहिए। और सभी दलों के सांसद जा रहे हैं, ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है। मुझे लगता है दुनिया में जिस तरह का प्रोपेगेंडा वॉर चलती है, जिस तरह की चीजें चलती हैं, उसमें बहुत आवश्यक है कि भारत अपनी बात पूरी मजबूती से रखे। और शशि थरूर जो बता रहे हैं उससे लगता है कि कम से कम ये प्रतिनिधिमंडल वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ये अच्छा जेस्चर दिखता है। बिल्कुल अच्छा जेस्चर दिखता है आशुतोष। इससे पहले कि मैं पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जाऊं, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि जब भी मामला उठता है, जब भी आरोप इस तरह को उठाए जाते हैं, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, तो एक दलील जो ठोस तरीके से दी जाती है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का मामला हो, तो विपक्ष को सरकार के साथ एकजुट होकर चलना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके के सवाल विपक्ष उठा रही है,
इस हद तक तो सवाल उठना चाहिए। देखिए लक्ष्मण जी, बेसिक बात यह है कि जो बात अभी हमारे साथी हर्षवर्धन जी ने कही है, मैं पूरी तरीके से उनकी बात से सहमत हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन पहलगाम में घटना हुई उसके बाद से लेकर जिस दिन तक सीजफायर हुआ है, पूरा देश एकजुट था। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके का कोई भिन्नता मैंने नहीं देखी। सत्ता पक्ष विपक्ष ने भी खुलकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का संबोधन किया तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अंडरलाइन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की एकजुटता ने यह संदेश दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि यहां पर आके बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय में, राष्ट्रीय आपदा के समय में भारत एकजुट होता है, भले ही राजनीतिक स्तर पर लोग अलग अलग हों और अलग अलग बातें करते। सीजफायर के बाद राजनीति होनी थी और राजनीति हो रही है और उसमें मुझे कुछ गलत नहीं समझ में आता। जो लोग ये कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे दरअसल उनके इस सोच पर ही कभी कभी अफसोस होता है। राजनीति नहीं होनी चाहिए तो फिर राजनीति हो क्यों रही इस देश के अंदर? तो वो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रश्न है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए। जहां तक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रश्न है, हाँ ये एक बहुत अच्छा दो चीजों पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाकायदा ट्विटर हैंडल पे जाके सरकार की उसके लिए तारीफ भी की। मैंने कहा कि जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को, वेमिका सिंह को उतारा, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा था क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख और पाकिस्तान की सरकार जो टू नेशन थियरी की बात कर रही थी, जिन्ना को याद कर रही थी, उनको बहुत संकेतों में और बहुत गंभीरता के साथ भारत की सरकार ने उनको जवाब दिया और वो जवाब वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। एस्थेटिकली भी बहुत खूबसूरत था। एस्थेटिकल इन द सेंस कि जिस तरीके से शांति से बिना आपाक हुए भारत ने उसका जवाब दिया, वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद जब प्रतिनिधिमंडल ऑल पार्टी में बनाने की बात की, मैंने उसका भी समर्थन किया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा। अब देखिए प्रतिनिधिमंडल कैसा है, किस तरीके से उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उस पर सवाल होने भी चाहिए। लेकिन मेरा अपने व्यक्तिगत अगर मेरी राय हो तो मेरा मानना यह था कि जो पहले ओरिजिनल 7 मेंबर की कमेटी बनी थी जिसको शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद जी थे, अगर वही एक कमेटी, उसमें हिंदुस्तान के कुछ चंद बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्रिलियंट जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, विदेश सचिव रहे हैं, अगर वो होते तो शायद भारत का जो ब्रीफिंग होती तो और बेहतर तरीके पर। लेकिन सरकार ने अपने तरीके से सोचा तो जाहिर सी बात है उनका अपना तरीका होगा और उन्होंने अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश होगी। मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरीके का विवाद है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच का क्या लड़ाई है, तृणमूल कांग्रेस की क्या लड़ाई है, मुझे लगता है उस पर अगर आप आगे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं हर्षवर्धन जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं और ये एक अच्छा कदम है। पूरी दुनिया के साथ मैसेज जाना चाहिए कि भारत संकट के समय में एकजुट है और वो दुनिया को बताने जा रहा है कि भारत ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान क्यों एक खलनायक है। लेकिन जब ये संदेश देने की कोशिश की जाती है तो उस संदेश देने के क्रम में जब कांग्रेस की तरफ से ये वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये बयान जाता है कि अपनी मर्जी से आप कैसे सांसद चुन सकते हैं, हमारे नेता कौन जाएंगे हम तय करेंगे, आप कौन होते तय करने वाले? विजय शर्मा जी। देखिए अब इसमें मैं क्या कहूं, कांग्रेस हर जगह राजनीति करती है, ये तो बड़ी विडंबना की बात है। अब डॉक्टर शशि थरूर है जो, इनके बारे में कौन उंगली उठा सकता है? कितने 1978 से ये 2007 तक काम किया इन्होंने, विभिन्न पदों पे रहे हैं ये यूएनओ में। और आपको तो याद होगा कि कोफी अन्नान से कितने छोटे मत से हारे थे, बिल्कुल मामूली सा अंतर था। तो उस आदमी के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई और वो भी कांग्रेस ही था। आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री रहे हैं, उन पे इनको क्या ऐतराज है? मैं भी देख रहा था कि जयराम रमेश जी कह रहे थे आनंद शर्मा जी क्यों बुलाया। अरे भाई, आप एक तरफ जब यहाँ बाराक ओबामा आते हैं राष्ट्रपति, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यही आनंद शर्मा जी इनके साथ जाते हैं मिलने के लिए, जो विपक्ष के नेता के तौर पे ये मिलते हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि देश का पक्ष आनंद शर्मा जी रखें या शशि थरूर जी रखें तो इनको दिक्कत है। हमने मनीष तिवारी जी को भी रखा है, इनके को सलमान खुर्शीद को भी रखा है, तो ये विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद भी। तो दिक्कत क्या? अच्छे लोगों को अगर रखे, अच्छा पक्ष रखे तो क्या है? ये क्या चाहते थे? ये वो चाहते थे जिनके ऊपर आरोप है। गौरव गोगोई के ऊपर सबको पता है कि वो 2 हफ्ते से ज्यादा वहां पाकिस्तान में रहे, उनकी पत्नी जो है पाकिस्तानी एनजीओ के लिए काम करती थी। उसके बाद में इनके नासिर हुसैन है, उनका भी आपने सुना होगा किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे जब वो जीते थे। तो ऐसे आरोपियों को अगर हम ना ले जाके एक जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो विदेशी मामलों में, और आज डॉक्टर थरूर तो जो विदेशी मामलों के जो समिति है उसके अध्यक्ष भी है, तो ऐसे लोगों को क्यों ना ले जाए हम?
ऐसे टाइम पे ये राजनीति करते, मेरे ख्याल से ये बड़ा दुखद है। और मुझे तो लगता है कि भगवान कब सद्बुद्धि देगा कांग्रेस को कि ये देश हित में भी राजनीति करते हैं। और अगर इन्हें नाम देने ही थे तो प्रियंका गांधी का देते, राहुल गांधी का देते, सचिन पायलट का देते, तो भी हम समझते। वो भी अच्छे चेहरे थे इनके पास, उनके क्यों नहीं दिए इन्होंने? तो ये समझ में आता है, देश देख रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनके नेटवर्क में कुछ इशू था, शायद जुड़ गए हैं। निशांत रावल जी, आरोप यह है भाजपा की आप ऐसे लोगों के नाम शामिल करना चाहते थे जो आरोपित थे, जिनकी छवि दागदार थी। इस वजह से भाजपा ने, सरकार ने उन नामों को नहीं स्वीकार किया, अपने हिसाब से नाम चुना। जब नाम चुनना ही था तो प्रियंका गांधी का नाम देते, जब नाम देना ही था तो राहुल गांधी का नाम देते। निशांत जी। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हर एक भारतीय में जो एक जुस्सा है, हर एक भारतीय जो गर्व महसूस कर रहा है, उसके ऊपर कहीं पे भी सवाल जवाब नहीं हो सकता। भारतीय सेना ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान को, ये 2 कौड़ी के भीख मंगे पाकिस्तान को मजबूत जवाब दिया है, सिर्फ 4 दिनों के अंदर उसको घुटने पे लाके खड़ा कर दिया, उससे हर कोई भारतवासी में गर्व की भावना है। बात रही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, देखिए आपने बात की कि काफी सारे सांसद, जो हमने 4 सांसदों का लिस्ट दिया था, उसमें किसी के ऊपर कोई आरोप थे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के 125 से ज्यादा सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, हमारे पास तो पूरा लिस्ट है। लेकिन जब देश की बात आती है, जब तक कोई क्रिमिनल केस या कोई सिविल केस कोर्ट के माध्यम से साबित नहीं होता, तब तक वो आरोपी बोला जाता है, गुनहगार नहीं बोला जाता। ये हमारे देश की न्यायिक प्रणालिका का शब्द है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पाप किया, अरे भाई, जब भारत के अंदरूनी राजकारण की बात आती है तो पार्टी पॉलिटिक्स होता है। 2 पार्टियों के बीच में जब गठबंधन होता है तो एक पार्टी डिसाइड करती है कि उसका मंत्री कौन बनेगा, दूसरी पार्टी डिसाइड करती है उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, यही तो संसदीय प्रणाली का होती है। जब हमको पूछा गया माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू की तरफ से, हमने 4 नाम दिए, उसमें से एक ही नाम सिलेक्ट किया, बाकी के 3 नाम उन्होंने जानबूझ के कट कर दिए, क्योंकि उनको ये बात के ऊपर देश में चर्चाएं करानी थी, उनको ये बातों के ऊपर देश में डिबेट्स करानी थी। देखिए शशि थरूर जी, जयराम रमेश जी ने, पवन खेरा जी ने बहुत स्पष्ट प्रेस में कहा है कि शशि थरूर जी उनके दोस्त है, शशि थरूर जी एक विद्वान है, कम्युनिकेशन वाइज शशि थरूर जी 3 भाषाओं के ऊपर बहुत बड़ा उनका कमांड है, उनका अच्छा कन्विंसिंग पावर है, रक्षा मंत्रालय, विदेश नीतियों के ऊपर भी वो काम कर चुके हैं। शशि थरूर जी के पास जो एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस बहुत ही कम सांसदों में होता है। ये बात कही जा रही है, हमने बोला है, लेकिन बात आती है भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति पे। अरे भाई, आप डेलीगेट्स भेज रहे हो, उसके पहले आप बाहर के लोगों को, विदेश के लोगों को जानकारी देना चाहते हो ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन देश की जनता को आप कुछ नहीं बोल रहे। देश की जनता के जो सवाल खड़े हुए ट्रंप के बारे में, उस पर निशांत जी आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी, आप लक्ष्मण जी पहले, लक्ष्मण जी एक सेकंड, पहले देश में आप सर्वदलीय बैठक तो बुलाइए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, आप पहले संसद का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाइए, पहले देश की पार्टियों को तो पता हो, पहले देश के सांसदों को पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। ऐसा तो क्या हुआ कि सीज फायर हो गया, देश के लोगों की मुझे लगता है कि शायद यही वजह है, शायद आपकी आऊंगा विजय शर्मा जी, आऊंगा आपके पास। मुझे लगता है कि ये जो करेंगे पहले देश के लोगों को बता दीजिए, और यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी ने यहां तक कह दिया, संजय राउत जी ने, ये विदेश भेजने की जरूरत थी क्या थी, ये तो टूरिज्म हो रहा है, और इस पूरे डेलीगेशन पे ही सवाल उठा दिए। तो ये भी एक मुद्दा है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो दूसरे मुद्दे पे आ गए, लाइन अलग ही ले ली यहाँ पे शिवसेना। आनंद दुबे जी, सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूँ, इसका फायदा आपको ये दूंगा कि कोई बीच में बोलेगा ना, आप बिल्कुल बोलिए आराम से। लक्ष्मण जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जब हम घरेलू राजनीति करते हैं तब हम खूब लड़ते हैं, सड़क से संसद तक बहस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों का खूब विरोध करते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की होती है, अखंडता की होती है, एकता की होती है, हमारे संप्रभुता की होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ
देश के साथ खड़ा होते हैं, देश के लिए काम करते हैं। 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हमारे पहलगाम में हुआ, सबसे पहले हमारी पार्टी 26 तारीख को वहाँ दल बल के साथ पहुँची। वहाँ मनोज सिन्हा जी से, फारूक अब्दुल्ला जी से हमने मुलाकात की। हमने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो कड़े से कड़ा निर्णायक फैसला लेना हो आर पार करो, पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करो, हम आपके साथ हैं। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, हम सब जगह बोले कि हम सरकार के साथ हैं। अब आप सोचिए कि अगर पूरा विपक्ष, जिसने न पार्टी देखा, न राजनीति देखा, न विचारधारा देखा, सब लोग देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तो क्या सरकार का काम नहीं है कि थोड़ा सा विपक्ष को भी विश्वास मिले? राहुल गांधी जी अगर चिट्ठी लिखते हैं कि 1-2 दिन का ही सही, लेकिन एक संसद का सत्र हो जिसमें बहस हो, संवाद हो, डायलॉग हो, सेना का मनोबल बढ़ाया जाए, सेना को सम्मानित किया जाए, उस पर कोई चर्चा नहीं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद बिहार के दरभंगा में जाते हैं, जिस प्रकार बिहार के प्रशासन उनको रोकती है, जिस प्रकार उनके साथ हाथापाई तक की नौबत आती है, देख के अच्छा नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष के साथ सरकार के लोग ऐसा सलूक करते हैं। आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में शिवसेना 9 सांसदों वाली पार्टी है, बीजेपी 9 सांसदों वाली पार्टी है, हम आपके बराबर हैं, 1-2 सांसद हमारे और आप ले लेते, लोकसभा में हमारे पास 9 लोग हैं, आपने नहीं लिया। ठीक है, आपकी सब बात हम मानते हैं, लेकिन क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं तो विपक्ष मुक्त भारत देखना चाहता हूं, मैं तो विपक्ष को देखना चाहता हूं दर्शक दीर्घा में, तब कोई सवाल नहीं पूछता है। अरे जब विजय शाह और जगदीश देवड़ा जैसे लोग सेना का अपमान करते हैं, तब कोई सवाल नहीं पूछता है। हम एक बात नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये साबित करने वाली कि भैया ये जो पूरा विपक्ष है ये देशभक्त नहीं है, ये देश के संकट के समय नहीं खड़ा है। जबकि असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एकदम अलग है। नारेबाजी खूब करेंगे, यात्राएं खूब लगाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, होर्डिंग्स में इनके नेताओं के फोटो होंगे, लेकिन उस वीर जवान, उस सेना का फोटो ही नहीं होगा जो सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं। तो बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछता, सारे सवालों के तोपों का मुंह केवल विपक्ष की तरफ आता है कि विपक्ष को किसी भी कीमत पर देशद्रोही साबित किया जाए, विपक्ष को निकम्मा साबित किया जाए। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम तो उनसे पहले कहना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 प्राइम मिनिस्टर। अगर नरेंद्र मोदी जी 1 नेशन 1 प्राइम मिनिस्टर की बात मानेंगे तो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री भाजपा की रैलियों में नहीं दिखेंगे, वो पक्ष विपक्ष दोनों के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वो विपक्षी रैलियां नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन कम से कम विपक्ष को विश्वास में तो ले लो। अगर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ आपसे कहते हैं तो सुन तो लो प्रभु। नहीं, आपने बहुत सारी बातें कह दी आनंद दुबे जी, चूंकि बोलते हैं बड़े खूबसूरती से, इसलिए मैं आपको बीच में रोका नहीं, लेकिन एक मूल मुद्दे का जवाब आपने दिया नहीं। आपकी पार्टी विदेश में डेलीगेशन भेजने के खिलाफ है या सिर्फ आपकी पार्टी से एक सांसद शामिल करने के खिलाफ है? एक लाइन में बोल दें। हमारी पार्टी विदेश में डेलीगेशन भेजने के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी सिर्फ इस बात का विरोध कर रही है। इतना बड़ा अवसर था, हमें थोड़ा अवसर क्यों नहीं मिला? नहीं, अब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि विदेश में डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या थी, ये तो महज एक टूरिज्म है। आप कहते हैं कि नहीं, विदेश में डेलीगेशन भेजने की जरूरत है, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुद्दा आपने कहा कि एक ही सांसद क्यों गया, इसका एक सवाल, इसका एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में विजय शर्मा जी 2 सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हर्ष जी के पास जाऊंगा और फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। पहली बात कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसा कहा कि आपने नाम शशि थरूर का लिया, अच्छा है, लेकिन बाकियों के नाम उनसे पूछ के लिया नहीं आपने। और दूसरा, शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी भी तो संख्या उतनी ही थी जितनी आपकी थी, आप जो है क्यों एक ही लिए, एक और सांसद ले लेते? तो आप लोग किस आधार पर चुने, कौन सा सांसद जाएगा, कौन सा सांसद नहीं जाएगा, किस पार्टी की कितनी संख्या होगी? कुछ तो आधार बनाया होगा आपने। देखिए लक्ष्मण जी, ये विशेषाधिकार सरकार के पास है और ये डेलीगेशन किसी बारात के लिए नहीं जा रहे। जैसे संजय राउत जी ने बोला था कि वहां बारात ले जाने की क्या जरूरत है, जितना अच्छा टीवी के ऊपर बोल रहे हैं शिवसेना के प्रवक्ता, शायद मेरे ख्याल से वो इनके अपने नेता हैं उनको समझा दें। वो अनावश्यक रूप से इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जिससे देश भी कमजोर होता है और छवि भी गलत होती है और पाकिस्तान उसको हाथों हाथ ले लेता है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से इन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हमने 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई और जहां तक विशेष सत्र की बात है, पवार साहब ने खुद कहा कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सरकार की, सेना की, जो गोपनीय रखी जाती हैं।
ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस की जाती हैं, और जरूरत होगी तो सरकार कर लेगी। अभी ऐसा कौन सा देरी हो गई है? तो ये बेकार की राजनीति, कोरी राजनीति और कुछ नहीं है। अब डेलीगेशन की बातें आ रही है। संक्षिप्त में बोलिए। इससे पहले लक्ष्मण जी 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड डेलीगेशन वाली बात पूरी करने दीजिए विजय शर्मा। 5 सेकंड। इससे पहले भी डेलीगेशन गए हैं। 1994 में गया था, क्या हमने उंगली उठाई? हमने कहा कि आपने आडवाणी जी को क्यों नहीं भेजा, मुरली मनोहर जोशी जी को क्यों नहीं भेजा? आप मुझे बताइए। उसमें फारूक अब्दुल्ला जी और सलमान खुर्शीद जी गए थे। 2008 में भी डेलीगेशन गया है, तो क्या वो बारात थी क्या? तो ये हमने टीका टिप्पणी कभी राष्ट्र के लिए हमने कभी राजनीति नहीं की। राजनीति जहां करने की वहां राजनीति कीजिए। आपके कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कितने फाइटर प्लेन गिराए हमारे इंडिया के, कितने गिरे हैं? ये सवाल पूछने के क्या? आप किसको मैसेज देना चाहते हो? आपने चेनी जी से जवाब दिया, सिद्धिरमैया बाकी लोग मैं फिर आपके पास आऊंगा, विजय शर्मा जी, निशांत रावल जी। देखिए लक्ष्मण जी, शर्मा जी जो बात कर रहे हैं कि कितने सांसद जाएंगे, कौन सा सांसद जाएगा, कौन सी पार्टी से जाएगा, ये पावर सरकार के पास होता है। तो ये भी शर्मा जी बता दीजिए ना कि सीज फायर होगा, वॉर कंटिन्यू रहेगी, एक्शन कंटिन्यू रहेगी, पाकिस्तान की कमर तोड़ना कंटिन्यू रहेगा। ये भी पावर सरकार के पास होता है ना, भारत सरकार के पास ही होता है ना। तो कोई तीसरा देश कैसे 4-4 बार बोलने की हिम्मत हो गई किसी की? भाई कैसे ट्रंप ने 4-4 बार अपने ट्वीट करके, अपने वीडियो के माध्यम से बोला कि ट्रेड करने की वजह से इस पे जवाब लेना मेरा, बीच हमने समझौता करवाया है। दूसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात, आपकी राजनीति और आपकी ये ओछी विदेश नीति की वजह से आज इंटरनेशनल मीडिया भारत जैसे मजबूत राष्ट्र को ये 2 कौड़ी के पाकिस्तान के साथ जो बैलेंस कर रहा है, 2 कौड़ी के पाकिस्तान के साथ हमारे देश का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री भारत देश के जाके ऐसा स्टेटमेंट देते। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया थी जी कि हम लोग ऐसे आतंकवादी ठिकानों के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, हम आपकी आर्मी के ऊपर, ठिकानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो सवाल तो बोला जाएगा ना कि आपने कॉम्प्रोमाइज किस चीज का किया था? किसने बोला था आपको पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने के लिए? क्यों भारतीय सशस्त्र सेना का मनोबल तोड़ने की आपने बात की? इसको गद्दारी बोला जाता है, इसको पाप बोला जाता है, इसको मुखबिरी बोला जाता है। आऊंगा इस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। निशांत जी इस पर भी आऊंगा। विजय शर्मा जी आपसे जवाब लूंगा। विजय शर्मा लक्ष्मण जी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए, 5 सेकंड का जवाब मेरे से ले लीजिए। इन्होंने कहा तीसरे देश का। अरे भाई, ट्रम्प साहब ने खुद कह दिया कि मैं मध्यस्थता नहीं की। दूसरा मैं याद दिला दूं, ताशकंद में क्या हुआ था बताइए? आपके प्राइम मिनिस्टर थे ना लाल बहादुर शास्त्री, किस लिए गए थे ताशकंद में? 1965 में समझौता हुआ था ना। जवाब दीजिए, मैं इन बातों पर जाना नहीं चाहता हूँ। अरे बहुत सारे देश होते हैं, आप किस तरह की भाषा यूज करते हो? एक चुने हुए राष्ट्रपति के लिए आप चाहते हो कि अमेरिका के साथ हमारी तंगी बढ़े? आशुतोष जी, एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। ऐसे में मैं छोड़ दूंगा तो पूरा शो आप लोग दोनों बात करते रह जाएंगे, तो हमारे बाकी मेहमान क्या करेंगे? आशुतोष जी, जब डेलीगेशन चुना गया तो किस पार्टी से कौन सा नेता जाएगा? अगर सरकार चुनेगी विपक्षी पार्टी के सांसदों को भी, तो राजनीति की बू तो आएगी। आपको लगता है कि जानबूझ के राजनीति के लिए स्कोप छोड़ दिया गया यहाँ पे? लक्ष्मण जी, एक तो मैं आप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अरे प्रधानमंत्री आपके नहीं, सबके होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री थे, आपके भी प्रधानमंत्री। ये संवैधानिक व्यवस्था ही है। प्रधानमंत्री जो होते हैं चुनने के बाद सबके हो जाते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं है। वो हमारे भी प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी सम्मान। खैर छोड़ दिए, वो बहस का मुद्दा नहीं है। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर सरकार ने लिस्ट मांगी है, कांग्रेस पार्टी है जिससे भी मांगी है, तो फिर उस लिस्ट को ऑनर करना चाहिए। ये मेरा, या तो लिस्ट को ऑनर नहीं कर, या तो वो मांगते नहीं। और अगर नहीं मांगते तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सरकार का प्रोग्रेटिव है, किसको चुनती है किसको नहीं चुनती है, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन चूंकि एक किसे कहते हैं, अपने आप में जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार ने मांगी है। हालांकि बाद में किरण रिजिजू जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं मांगी, हमने तुमसे कंसल्ट किया था, कुछ इस तरीके की बातें की थी। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने 4 लोगों की लिस्ट दी थी, आप उस लिस्ट से सहमत नहीं थे, तो टेलीफोन उठा के आपस में बात कर लेते, भाई ये बात ठीक नहीं है, आप कुछ और नाम दे दीजिए, या शशि थरूर जी का नाम अगर आप चाहते थे, या मनीष तिवारी जी का नाम चाहते तो उसको भी डाल दीजिए। ये चीजें बहुत ही शालीनता के साथ, और दोनों पार्टियां बहुत ही
शालीन तरीके से इस पर फैसला हो सकता था। जो पब्लिक में जो कुछ भी हुआ वो गलत है। देखिए, दो चीजों पर मुझे लगता है कि असली दिक्कत है और उस पर सरकार का पक्ष स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आना चाहिए। एक, ये जो अचानक जिस तरीके से सीज फायर हुआ और ऐसे समय में हुआ जबकि भारत जबकि भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट कर रहा था और पाकिस्तान को वाकई में सबक सिखाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। उस वक्त अचानक जब सीज फायर हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी, वो भी अंदर से बहुत नाखुश थे, बहुत नाराज थे और उनके अंदर भी एक पीड़ा थी जो हम लोगों के अंदर भी पीड़ा थी। दूसरी बात, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार 5 बार, एक बार नहीं 5 बार, जिस तरीके से उन्होंने बार बार भारत को ह्यूमिलिएट किया, भारत की संप्रभुता का अपमान किया और यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत दो महान देश, क्या भारत पाकिस्तान से कोई तुलना हो सकती है क्या? महान देश, पाकिस्तान महान देश जो एक फेल्ड स्टेट है, जो रोग स्टेट है, जो जाहिलों का स्टेट है, उससे हमारी तुलना। और साथ ही साथ ये भी कि दो महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, मतलब कोई तुलना ही नहीं है भाई। हम प्रधानमंत्री जी के आलोचक हैं, लेकिन जब देश का सवाल होता है तो उनकी तुलना जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से होती है तो हमें तकलीफ होती है, हमें वाकई में कष्ट होता है। तो इसलिए ये जो पूरा मसला था, इन दो वजहों से इस पर विवाद हुआ है और बाद में जिस तरीके से जयशंकर जी का बयान आया है उस पर भी विवाद है। और मुझे लगता है इन तीनों चीजों के ऊपर भारत सरकार को बहुत तीनों में आशुतोष जी जो सफाई देनी चाहिए और देश को सीज फायर क्यों करना पड़ा, सीज फायर क्यों करना पड़ा। हो सकता है कि संवेदनशील मुद्दा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो तो बहुत खुलकर सामने ना आए, लेकिन ये मुद्दा उठता है हर्षवर्धन जी कि जब 5 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक प्लेटफॉर्म पर नाप के तुलते हैं, बार बार कहते हैं, एक बार 2 बार नहीं, भारत की तरफ से खंडन करने के बाद भी कहते हैं कि हमने सीज फायर रुकवाया जी, हमने तो ट्रेड के लिए रुकवाया जी, तो आपको लगता है कि उसको भी उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है सख्त तौर पर? आप म्यूट पे हैं हर्ष जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस पैनल में जानते हैं सारी चीजें और आशुतोष जी उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, आखिरी वाला बयान सुनते हैं, क्योंकि अब वो वाला भी नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं कराया, मदद कर दी। आखिरी बयान उनका सुनिए। कह रहे इतना भीषण परमाणु युद्ध होने जा रहा था, मैंने रुकवा दिया, मुझे क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। दुनिया के सर्वशक्तिमान देश का नेता असहाय पड़ा हुआ, हमारे देश के नेता बुद्धिजीवी पत्रकारों हमारे देश को ही कमतर दिखा रहे कि वो पाकिस्तान और भारत का पैरेलल खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के पहले क्या भारत पाकिस्तान के पैरेलल नहीं होते थे? क्या हर बात में हम, क्योंकि जब लड़ाई हम करते हैं तो कोई मजबूत कमजोर तो होता नहीं। अब रशिया, यूक्रेन या इजराइल और फिलिस्तीन में कोई अलग अलग तो बात हो नहीं, जब दूसरा देश करेगा तो दोनों देशों को एक बराबर करता है। अमेरिकी जो अभी नीति है वो बेहद खतरनाक और खराब है दुनिया के लिए। भारत को इसे चिन्हित करना चाहिए, इंगित करना चाहिए, इस पर जितनी डिप्लोमेसी हो खूब जमकर करनी चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की ग्रांट तक रोक देते थे, वो ग्रांट रोकने वाले व्यक्ति आज कह रहे नहीं कि हम सब कुछ दिला देंगे। आज वो पाकिस्तान को हथियार बेचना चाहते हैं, ग्रांट दिलाना चाहते हैं। आज वो जाते हैं तो जिसके ऊपर खुद रिवॉर्ड रखा था उस आतंकवादी के साथ हाथ मिलाते हैं। अब वो आतंकवादी था या नहीं पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने उसको आतंकवादी कहा था। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, अमेरिका की नीतियां कुछ विचित्र हुई हैं। और वो शायद इस वजह से हुई है कि दुनिया में 2 जगह पर संघर्ष, युद्ध पहले से चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट तो हमेशा उससे त्रस्त रहता है। भारत ने क्या किया? भारत ने क्या किसी तरह की बातचीत कहीं और की? नहीं किया। क्या भारत ने उनको यह अवसर दिया जब 2018-19 में जब इमरान खान गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम कश्मीर का मुद्दा सुलझवा देंगे? भारत ने क्या किया? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से 370 हटा दी। कर पाया क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप? निश्चित तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट की थी, वो सभी भारतीयों के लिए एकदम से, जिसको कहने पीड़ा, निराशा, जो भी आप कह लीजिए, उसमें भाजपाई भी शामिल होंगे, हमारे और आशुतोष जी जैसे पत्रकार भी शामिल होंगे, सब शामिल थे। लेकिन उसके बाद जब सेना ने सब कुछ बता दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने दोबारा आदमपुर बेस पर जाकर कह दिया, विदेश सचिव ने कह दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बातचीत ध्यान से सुननी चाहिए। अब हम तो उसी को मानेंगे, देखिए हमारी पॉलिसी जो है, और हमने
उनसे भी कुछ सुना जोड़ना है। चाहते हैं। ऐसे मामलों में सरकार की जो ऑफिशियल लाइन है वही हम सुनेंगे। तो जो ऑफिशियल लाइन है वो तो साफ साफ बताई गई। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप अपमानित नहीं महसूस कर रहे हैं कि एमईए का प्रवक्ता उनकी बात को खारिज कर रहा है? जरा ये चर्चा भी होनी चाहिए ना भारत में। और मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण उसका एक हिस्सा है जिस पर चर्चा कम हो रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिर गए, कितना लॉस हुआ, ये बताओ, ये तो अपराध है। और हमारे देश के विदेश मंत्री को, एक शानदार विदेश मंत्री हैं, कुछ जगहों पर हम कहते हैं, सवाल खड़ा करेंगे कि उस वक्त डिप्लोमेसी में कहां गड़बड़ हुई कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे, पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या जासूस कहना, सूचना दे देना कहना, अरे किसको नहीं पता। और अगर डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुनी होती, साफ साफ कहा, हमने पहले कहा आतंकवादी घटना हुई है, हम आतंकवादियों पर निशाना बनाएंगे, बेहतर होगा कि आप इसके रास्ते में ना आए। ये कोई छिपा कर नहीं कहा गया, ये कोई सूचना नहीं दी गई। हम ये थोड़ी ना बता रहे थे कि हम कब हमला करेंगे। अब इतनी सामान्य सी समझ अगर किसी दो लोग आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं, आशुतोष जी और कांग्रेस के प्रवक्ता। आशुतोष जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो मैं इस पूरी दुनिया को पता चला कि सीजफायर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। इसकी जानकारी ना भारत की तरफ से आई ना पाकिस्तान की तरफ से। इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई। ये अपने आप में शॉकिंग है, ये अपने आप में हैरान करने वाली, अपने आप में आपत्तिजनक बात है। और उन्होंने जो ट्वीट किया था, अपने ट्वीट में पढ़ के सुना देता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, वर्ड है मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, जैसे कि वो सम्राट हो, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीजफायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज। ये पहले दिन का है। उसके अगले दिन का वो इसी के साथ साथ मार्को रूबियो का भी बयान आता है, मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूं। बाद में फिर वो क्या कहते हैं, लंबा चौड़ा लिखते हो, कहते हैं एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। ये अगर आपत्तिजनक नहीं है तो फिर क्या आपत्तिजनक है? दो चीजें आशुतोष जी, दो चीजें। एक मुझे अपनी बात, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद भारत की सरकार की तरफ से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, और मैं उम्मीद कर रहा था कि विदेश मंत्री की तरफ से या रक्षा मंत्री की तरफ से, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलना चाहते तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से साफ होना चाहिए कि भारत किसी तरीके के मीडिएशन को बर्दाश्त नहीं करता और ना ही इस मामले में किसी तरीके का कोई मीडिएशन है। 4 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को राग अलापते रहे। सऊदी यूएई जाते वहां भी वही राग अलाप रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे, तो हम सुन रहे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एप्पल वाले कुक साहब है, आप हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्री मत लगाई। मतलब इतना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। और हम इस पे विदेश सचिव की तरफ से इस बात का बयान आ गए थे कि हम लोग द्विपक्षीय बातचीत में भरोसा रखते हैं, किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। और प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी काफी क्लियर कट ये बातें कही थी। निशांत रावल जी, संक्षिप्त में अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह क्यों रहे हैं, तो आपको ही पता है डोनाल्ड ट्रंप को अपना दिखाना दुनिया को कि भाई कहीं चौधरी बन नहीं पा रहे, कहीं तो चौधरी का तमगा हमको दे दो, शायद ये कोशिश रही हो। लेकिन भारत को किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये सब्जेक्टिव मामला हो सकता है। निशांत रावल जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर आनंद विजय के पास जाऊंगा मैं। देखिए लक्ष्मण जी मैं बहुत ही स्पष्ट बात करना चाहता हूं। आशुतोष जी ने जैसे बोला, बात डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना, ये नहीं है। कोई भी भारतीय डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे मुझे लगता है विश्वास नहीं करता होगा, मैं भी नहीं करता हूं, मेरे पार्टी के लोग भी नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे रक्षा मंत्रालय को ट्वीट करना चाहिए कि हमने टेम्पररी या परमानेंट बेस पे सीज फायर किया है, हुआ है नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का मुखिया करता है, वो तब जाके हमें पता चलता है। तो आप देखिए लोगों की भावनाओं कितनी आहत हुई होगी। दूसरी बात, ये जो त्रिपाठी भाई ने बोला अभी कि न्यूक्लियर वॉर का उन्होंने प्रपोजल दिया था, न्यूक्लियर वॉर का रेफरेंस दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अरे लक्ष्मण भाई, त्रिपाठी जी को मैं बोलना चाहता हूं, अगर न्यूक्लियर वॉर की परिस्थिति, पहले तो 2 कौड़ी के पाकिस्तान की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति आती तो सबसे पहले दिल्ली की हर एक कंट्री की एम्बेसी खाली हो जाती, हमें ऑटोमेटिक पता लग जाता कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये बात पे आप मत बोलिए कि ऐसा होने वाला है, ये सिचुएशन पे हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने 5:35 में, एक मिनट आपको करेक्ट कर दूं, डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने 5:35 पे ट्वीट किया कि हम सीज फायर हो गया, हम इसका हमारी मध्यस्थता से। उससे पहले 3:15 पे दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हो चुकी थी, सीज फायर पर सहमति बन गई थी। अब पाकिस्तान जाके धन्यवाद दे रहा हो जाकर के उसको, ये ट्रंप को, और ट्रंप अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में ट्वीट कर दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा सरकार को घेरने की जरूरत है नहीं। आनंद दुबे जी, संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा कि इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो बाकी सवालों को जवाब लूंगा। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप को व्यक्तिगत तौर पर हम तो गंभीरता से नहीं लेते। अगर वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका जैसे एक बड़े देश के, तो ज़रूर उनको गंभीरता से लेना चाहिए। ट्रंप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी कोई विश्वसनीयता हम अपने दिमाग से नहीं मानते। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू करते हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे अगर 2-4 सेकंड आप और देते टिप्पणी कर दी ब्रेक में जाने से पहले, लेकिन टिप्पणी कर दी बताता हूं। नहीं, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हम एक राजनीतिक दल है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, हम राजनीति जरूर करेंगे, लेकिन बीजेपी कैसे गंदी राजनीति करती है बताता हूं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 7 लोकसभा में सांसद, 1 राज्यसभा में, मतलब 8। हमारे पास 9 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में, मतलब 11 वाले का 1 प्रतिनिधि जाएगा, और जो 8 वाला है उसका 2 जाएगा, और न कि केवल 2 जाएगा, 1 उसकी अध्यक्षता भी करेगा। बताइए कौन गंदी राजनीति कर रहा है? आपसे मैं पूछता हूं लक्ष्मण जी, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, कौन गंदी राजनीति कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, दर्द यहीं पे है, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर ये सियासत क्यों मची हुई है। विजय शर्मा जी, ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी, उसमें से कई सारे सवाल आपकी तरफ भी निकल कर आए। साथ में एक सवाल मैं भी रख दूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा कि बार बार विदेश मंत्री के उस बयान का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत ही क्या थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि आतंकवादी को सजग कर दिया है कि आप हट जाओ, आपके हमले पर हम ठिकाना करने वाले हैं, और वो आतंकवादी भाग निकला जिसको आप छोड़ करके आए थे। देखिए लक्ष्मण जी, फिर 100 से ज्यादा आतंकवादी कैसे मारे जाते? वो आतंकवादी जो इतना बड़ा था, उसके 14-15 लोग कैसे मारे जाते अगर बता दिया तो? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया था बिहार में कि हम आतंकी और उनके आकाओं को चुन चुन के मारेंगे, जमीन के अंदर मारेंगे। ये तो सर्वविदित था कि हमने तो जिस तरह से उन्होंने कृत्य किया था उसका उनको सबक सिखाना ही था, ये सबको पता थी, वही विदेश मंत्री ने बोला है। तो इस पे आप इन्हें राजनीति करनी है और इतनी हल्के स्तर पर राजनीति करनी है तो ये करें। दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ट्रंप ने बोला, आशुतोष जी भी बोल रहे थे बार बार, अरे भाई वो इतना बड़ा देश है और सारे देश लगे हुए थे। ईरान के विदेश मंत्री वहां भी गए, यहाँ भी आए, आपने देखा होगा सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री भी वहां भी गए, यहाँ भी आए, अमेरिका भी नजर बनाए रखा था और उसने बात भी की थी। तो ये चीजें जानकारी रखते हैं सारे देशों के जितने भी राष्ट्रपति हैं और वहां के विदेश मंत्री सब रखते हैं। लेकिन वहां के डीजीएमओ ने हमारे को 12:30 बजे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट नहीं हो पाया, फिर 3:35 पे बात हुई थी, उसके बाद में हुआ। उन्होंने अगर कर दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। वो तो कहते थे हजारों साल से ये झगड़ा चल रहा था, इनका लड़ाई चल रही थी। अब क्या ये सच्चाई है कि 1947 में देश आजाद हुआ है? तो हमें किस तरह की भाषा यूज करनी है? हम एक जिम्मेवार देश हैं। मोदी जी ने साफ कह दिया, सरकार ने साफ कर दिया, सेना ने साफ कर दिया, कोई तीसरे देश की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन ये रखना चाहते हैं, बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं तो बनाइए। बाद में ट्रंप साहब ने भी कह दिया कि भाई मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन उसके बाद में भी, क्योंकि ये चीन परस्त है, 2008 में इनका पैक्ट हुआ उनके साथ, तो ये किस तरह से वहां पापा चाचा उनके लिए, अरे भाई वो एक चुने हुए राष्ट्रपति हैं, एक शक्तिशाली देश के चुने हुए राष्ट्रपति है, ठीक है, उनकी भाषा जो भी हो, लेकिन हमें तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तो एक सभ्य समाज में रहते हैं। ऐसे समय में आप विदेश मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे समय में आप विदेश मंत्री को पाकिस्तान का एक तरीके से कहें समर्थक टाइप से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब भारत पूरी दुनिया में जाकर के पाकिस्तान को
बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि भारत की ये जो कोशिश है, भाजपा की कोशिश नहीं, भारत की जो कोशिश है पाकिस्तान को बेनकाब करने की, उसमें आपका ये जो दाव है घरेलू राजनीति, वो हल्का पड़ सकता है, या फिर घरेलू राजनीति की वजह से भारत की कोशिश हल्की पड़ सकती है? हाँ लक्ष्मण जी, मुझे 10 सेकंड ज्यादा दे दीजिएगा, फिर मुझे टर्न नहीं आएगा, चलेगा? मैं आपको एक बात मैं आपको लक्ष्मण जी बहुत क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ। 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को शाम तक सीज फायर हुआ। क्या ये 3.5 दिनों में किसी भी कांग्रेस के लीडर, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसी भी नेता का अपने सरकार के विरुद्ध में एक 1% स्टेटमेंट कहीं पे देखा या सुना? नहीं। हम बिल्कुल सरकार के साथ 22 तारीख से ही खड़े थे। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने क्लियर कर दिया था, सरकार बिल्कुल निशान जी झूठ बोल रहे हो। रॉबर्ट वाड्रा जी ने एक स्टेटमेंट नहीं बोला। ये बोला कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, आप आतंकियों को ग्लोरीफाई कर रहे थे, आप आतंकियों के साथ खड़े थे, आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। लक्ष्मण जी ऐसे नहीं होगा, लक्ष्मण जी ऐसे नहीं होगा। लक्ष्मण जी आप इनको चुप कराइए। विजय शर्मा जी अपनी बात रख दी है, निशान जी को बोलने दीजिए। इनका माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए इनका। विजय शर्मा जी को सुन लेते हैं, निशान जी को सुन लेते हैं। निशान जी की बात पूरी होने दिया जाए। यूज कर रहे थे आप, मुझे बताइए गांधी फैमिली के दामाद किस तरह की भाषा यूज कर रहे थे 23 अप्रैल को? 22 अप्रैल को विजय शर्मा जी एक मिनट आप शांत हो जाइए, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी दर्शकों के बीच में। 1 मिनट आप शांत हो जाए, निशांत रावल जी को बोलने दीजिए। जो बयान है लक्ष्मण जी आपके सवाल का भी मैं जवाब दे रहा था। आपको पता होगा 2015 में जब टाइम्स मैगजीन ने पीएम मोदी को शक्तिशाली पीएम दिखाया था, तो यही भाजपा के नेता तालियां बजा रहे थे कूद कूद के। यही ट्रंप ने जब बोला था मोदी इज माय फ्रेंड, यही भाजपा वाले कूद कूद के तालियां बजा रहे थे। यही ट्रंप ने जब बोला था दैट हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया, करोड़ों रुपया खर्चा करके अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया, यही भाजपा वाले कूद कूद के तालियां बजा रहे थे। लेकिन अब जब ट्रंप ने सीज फायर के बारे में, बोला, आपके जो कृषि मंत्री है हिमाचल प्रदेश का, उसका जवाब दीजिए। आपके महाराष्ट्र में उसका जवाब दीजिए। आशुतोष जी एक मिनट इन दोनों को शांत कर दीजिए, आशुतोष जी के पास चला जाए। आशुतोष जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया में डेलीगेशन को भेजा जाए और भेज करके पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने लाया जाए, पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, वैसे सूरत में कांग्रेस की तरफ से विदेश मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाना, यहाँ तक कि सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगाना कि आप तो पाकिस्तान से मिले हुए जी, उसको पहले ही आपने बता दिया था, ये कितना जायज़ है? भारत की कोशिश को, पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश को, आपको लगता है इससे धक्का पहुंचेगा? तो दुनिया तो भी दिखाएगी। देखिए लक्ष्मण जी, वो तो बाइट है, सामने सबके सामने उन्होंने ये बात कही है। क्यों उन्होंने कही, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अगर पाकिस्तान आपका दुश्मन मुल्क है जिससे 5 बार आप युद्ध लड़ चुके हैं, उसको बताने की क्या जरूरत? और मैं तो बहुत ईमानदारी से उसको कहता हूं, मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आती कि लगातार हम ये क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं साध रहे, हम सिर्फ आतंकवाद। क्या हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी या हमारी लड़ाई आतंकवादियों के आका, उनके जनक, उनके फादर, उनके मदर पाकिस्तान से थी? पाकिस्तान से आतंकवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा कर रहा है और आतंकवादियों को भारत के खिलाफ भेज रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं मिलिट्री पर नहीं हमला कर रहे हैं? भाई, जब आप जंग के मैदान में होते हैं और आप कह रहे हैं कि मिलिट्री पर हमला नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या बिना मिलिट्री के वहां पे आतंकवादी हो? तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती, इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या थी, इसके पीछे की डिफेंस पॉलिसी क्या थी, मुझे नहीं समझ में आती। मुझे नहीं समझ में आती ये बात। लेकिन मैं जरूर इस बात को लेकर अंदर से अंदर बहुत व्यथित था कि भाई जो पाकिस्तान जो आतंकवाद को वाकई में पैदा कर रहा है और जो उसको मिलिट्री पैदा कर रही, जिसका आर्मी प्रमुख कह रहा है 2 नेशन थियरी, हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते हैं, जो एक फैनेटिक जिहादी है, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। आप ये कौन सी बात है? तो मेरी समझ में नहीं आती। अब बाकी लोगों को समझ में आती है तो बात अलग है। हर्षवर्धन जी, समझ में आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें ना समझने जैसा क्या है। बहुत क्लियर कट भारत सरकार ने कहा कि आपके यहां आतंकवादी अड्डे हैं, हम उनको ध्वस्त करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई हिब्बत तो है नहीं। और पता नहीं, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 22 तारीख से तब तक तो कुछ बोला ही नहीं,
तारिक अहमद कर्रा, सिद्धारमैया, रॉबर्ट वाड्रा, पता नहीं किसका किसका नाम लेते चला जाऊं तो शो दोबारा 1 घंटे करना पड़ेगा। पढ़ लिख के नहीं आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, जानकारी भी नहीं रहती, अपने नेताओं के बयान इनको नहीं याद है। और फिर मैं कह रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक से और सड़क के बीच में जो व्यवहार रहा है, जैसे बीजेपी की लाइब्रेरी में नहीं जाते, नहीं लाना है। हम लोग देश की लाइब्रेरी में जाते हैं। त्रिपाठी जी, हम बीजेपी की लाइब्रेरी में नहीं जाते, बीजेपी की लाइब्रेरी में नहीं जाते, हम देश की लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने के लिए। बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैंने बाकी लोगों को चुप कराया। अब हर्षवर्धन जी बोले तो आप भी चुप रहिए, आपके पास आऊंगा। निशांत जी को शांत किया जाए, हर्षवर्धन जी की बात को रखने दिया जाए। और फिर से मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने वो हरकत की, और मैं फिर कह रहा हूं वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सर्वशक्तिमान देश के हैं, लेकिन ये बेहयाई है कि कोई देश साफ साफ आपको नकार रहा है लेकिन आपको क्रेडिट लेना है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ को भारत ने एक बराबर खड़ा कर दिया, पाकिस्तान और अमेरिका को एक बराबर खड़ा कर दिया, जो तुलना नहीं हो सकती है। हम अपनी रणनीति अपने देश के लिहाज से तय करेंगे या दूसरे देश के लिहाज से हम अपने देश की रणनीति को ध्वस्त करेंगे? एक लाइन का सवाल है जो देश के जो भी लोग अभी देख रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, भारत ने दुनिया के किसी भी देश की मदद के बिना, इसको मैं बोल्ड में कह रहा हूं, कोट अनकोट, बिना किसी देश की मदद के दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों, चाइना का सिस्टम, अमेरिका का सिस्टम, तुर्की का सिस्टम, सबको ध्वस्त कर दिया। किससे किया? हमने बिल्कुल लिया S-400 रशिया से, हम इजराइल के साथ हमारे समझौते हैं, लेकिन हमारा अपना जो इंडिजिनस था, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, ये जुमला नहीं था भाई साहब, इसने दुनिया को दिखा दिया। यहां जाकर परेशानी ज्यादा बड़ी हो रही। राफेल पर तो राहुल गांधी की बात सबको याद ही है, भारत के किसी भी डिफेंस सिस्टम पर सबको बात याद है, लेकिन उस सब से इतर जिस मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जाता था, उसकी ताकत दुनिया में दिखी। और जो लोग कहते हैं अगर इतना ही होता तो जब भारत ने आतंकवादी अड्डे उड़ाए, जब भारत ने एयरबेस उड़ाए तो कोई खड़ा हो गया, लेकिन नहीं खड़ा हो पाया ना। इसका मतलब कि भारत ने वो ताकत अर्जित की। मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको मिलाकर है, इससे बेहतर काम भारत की सरकार नहीं कर सकती थी। मोदी की प्रशंसा दूसरी चीजों के लिए न करिए, लेकिन इसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए। और जो लोग किंतु परंतु उठा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री को दायरे में खड़ा कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो दरअसल वही काम लगातार करते रहते हैं देश के विमर्श को कमजोर करने का, वो वही काम फिर से कर रहे हैं। मैं आनंद दुबे जी आपके पास आऊंगा, इससे पहले निशांत रावल जी अपनी बात रखिए, आपको बीच में रोका था मैंने। देखिए लक्ष्मण जी, इसके पहले भाजपा के प्रवक्ता ने हमको समझाने की कोशिश की हल्के स्तर की राजनीति। अरे भाई, आपका रियल राष्ट्रवाद अगर अभी भी थोड़ा बहुत बचा है तो मध्य प्रदेश के आपके मंत्री विजय मध्य प्रदेश के विजय शाह और जगदीश देवड़ा, आपके उप मुख्यमंत्री, उनको कब सस्पेंड करेंगे? जिसने भारतीय सेना की महिला अफसर सेना की महिला अफसर का अपमान किया, इस पे तो भाजपा ने साफ कर दिया कि पार्टी का इससे लेना देना है नहीं। उन्होंने माफी भी मांगी। नहीं, माफी से नहीं होता लक्ष्मण जी, भारतीय सेना का अपमान माफी से नहीं होता। विजय शर्मा जी 15 सेकंड में जवाब दीजिए, आनंद दुबे जी के पास जाना है। सस्पेंड करना पड़ेगा। विजय शर्मा जी आप म्यूट पे हैं, विजय शर्मा जी आप म्यूट पे हैं, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे बताइए, जनरल विपिन रावत जी के लिए निशांत जी क्या बोला था आपकी पार्टी ने? गली का गुंडा, मोहल्ले का गुंडा जैसा व्यवहार है, ये कांग्रेस पार्टी का है। आपके सलमान खुर्शीद कहते हैं कि फौज में तो सिपाही मरने के लिए होता है, ये आपका सम्मान है सेना के लिए। चलिए, समय चूंकि कम बचा हुआ, आनंद दुबे जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। ये कमेंट जो बहुत बड़ी बात कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों के हथियारों को नेस्त नाबूद करने का काम भारत ने किया है। ऐसे समय में भारत की ताकत की प्रशंसा करनी चाहिए, एकजुट होकर के भारत की एकता को दुनिया के सामने रखने चाहिए, बजाय इस राजनीति के। भारत ने हमेशा बड़ा पराक्रम दिखाया, चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, और चाहे अब इस समय 2019 या 2025 का भारत हो। भारत ने हमेशा पराक्रम दिखाया, क्योंकि भारत में पराक्रम है। हमारी सेना इस समय पूरी दुनिया की जाबाज सेना है, इससे कोई दो राय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, सिर्फ सिंपल सा साधारण सा हमारा एक मन में एक निवेदन कह लो कि अगर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है तो उम्मीद करेंगे कि सरकार भी
विपक्ष के पीछे खड़ी रहे, विपक्ष को भी साथ में लेकर चले, आधा अधूरा न छोड़े। ये देश हम सबका है। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री है जितने भाजपाइयों के प्रधानमंत्री है, लेकिन ये मोदी जी भूल जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बाद में करिए, पहले वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर करके दिखा दीजिए तो हम लोग नतमस्तक हो जाएंगे। मोदी जी जैसे भाजपाइयों का प्रचार करते हैं आप चुनाव में, हमारा भी तो करिए, हमारे भी आप प्रधानमंत्री है, लेकिन इतना बड़ा दिल आप दिखाएंगे नहीं, ना तो भाजपाई दिखाएंगे। निवेदन बड़ा भारी होता है, क्या किया है आपका निवेदन ही बड़ा भारी होता है। मन में पीड़ा मत रखिए, क्योंकि ये सब राजनीति में चलता रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। शो का समय खत्म हो रहा है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही थी। फिर कभी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।